और आज बात करेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल की, जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जनरली हमारे सिंबल्स होते हैं और कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका काम होता है मैथमेटिकल, लॉजिकल, कंपैरिजन ऑपरेशन को परफॉर्म करना। जैसे अगर मुझे दो वैल्यू कंपेयर करनी है, फॉर एग्जांपल आप एटीएम के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो आप विड्रॉ तभी कर सकते हैं जब आपका सफिशिएंट बैलेंस हो। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता होगा, जो अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं और जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है वो पहले कंपेयर होता होगा। तो कंपैरिजन कैसे करते होंगे वो सॉफ्टवेयर में, उसके पीछे ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आता होगा। आप एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फर्स्ट किसकी आई, तो कंपैरिजन करने पड़ेंगे मार्क्स, तो उसके लिए ऑपरेटर का यूज होता होगा। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए गए, सबका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए प्लस करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो टॉपिक आता है उसका नाम क्या होता है? ऑपरेटर्स। तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो हमारी होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, इसको हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं। कंपैरिजन करना है तो ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। लॉजिकल ऑपरेशन जो आप अभी एंड नॉर गेट वगैरह पे करते थे, एंड गेट, नॉर गेट, बूलियन अलजेब्रा पे आप काम करते थे, उसके लिए भी क्या है हमारे पास? ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स का क्या पर्पस है? ऑपरेशन परफॉर्म करना। कौन कौन से? मैथमेटिकल, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। ठीक है। अब ये देखने में क्या होंगे? देखने में ये या तो सिंबल्स होंगे या फिर कुछ कीवर्ड्स को भी क्या बनाया गया है? ऑपरेटर्स हमारा बनाया गया। ठीक है। तो अगर हम लिखें तो ऑपरेटर्स आर symbols and keywords that perform mathematical, logical, comparison operations on operands। अब जो आगे लिखा है ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑन ऑपरेंड्स। अब सर ये ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 2 + 3, तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है, 2 और 3 हमारे क्या है? ऑपरेंड्स। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मेरे पास दो वेरिएबल थे, x + y, तो प्लस फिर भी ऑपरेटर ही रहेगा। लेकिन एक्स एंड वाई यहाँ पर क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स कहलाएंगे। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ पैरेंथेसिस में 2 + 3, फिर प्लस लगाकर ब्रैकेट में लिख दिया 3 + 4। तो ये प्लस को अगर मैं फोकस करूं तो ये वाला प्लस ऑपरेटर है, और ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन माना जाएगा। ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन माना जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? इस प्लस के लिए ऑपरेंड कहलाएगा। तो ऑपरेंड एक वैल्यू हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, एक एक्सप्रेशन हो सकता है। ऑपरेंड तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कोई वैल्यू भी ऑपरेंड हो सकती है, कोई वेरिएबल भी ऑपरेंड हो सकता है, और कोई एक्सप्रेशन भी ऑपरेंड आपका हो सकता है।
अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, सॉरी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। कितने ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर? जैसे 35 कीवर्ड्स हैं, तो ऐसे कोई गिनती है? 50 ऑपरेटर हैं या 10 हैं या 15 हैं या 20 हैं? देखते हैं। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स में पहले जितने भी ऑपरेटर्स हैं पाइथन में, उनको तीन ब्रॉड कैटेगरीज में रखा गया। वो तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं: यूनेरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, लास्ट वन इज टर्नरी ऑपरेटर्स। अब इन शब्दों को समझें, ओरिजिनेट ये कैसे होते हैं, तो हम इन चीजों को जानते हैं। जैसे हम किसी भी शॉप पर शॉपिंग करने जाएंगे, तो वहां हम सेल्समैन से ये कह सकते हैं कि यार कोई यूनिक शर्ट दिखाओ। यूनिक शर्ट दिखाओ का मतलब ऐसी शर्ट दिखाओ जो सिर्फ एक ही हो, इसका कोई दूसरा पीस ही ना बनाओ। यूनिक। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो एक फ्लो होता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो। यूनी डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन का मतलब एक तरफ से ही, बाई डायरेक्शन मतलब दोनों तरफ से। तो यूनी शब्द, UNI, यूनी शब्द कंप्यूटर साइंस की दुनिया में जब यूज होता है, तो उसमें वन का साइंस आता है। इस यूनी से बना यूनेरी। यूनेरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। दो ऑपरेंड उन्हें नहीं चाहिए, तीन उन्हें नहीं चाहिए, एक ही ऑपरेंड से वो अपना काम कर सकते हैं। तो वो सारे ऑपरेटर्स जिनको अपना काम करने के लिए एक ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, उसे यूनेरी ऑपरेटर कहते हैं। नीड वन ऑपरेंड। बाइनरी, बाइनरी नंबर दो होते हैं, 0 और 1। बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से। तो जब भी कंप्यूटर साइंस में BI का साइंस आता है, बाई, तो बाई का मतलब होता है दो, बाइनरी ट्री, है ना? तो जब भी बाई शब्द आएगा, वहां पर दो का साइंस आएगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स जिनको अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स आपको देने ही पड़ेंगे, वो क्या कहलाते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स हमारे कहलाते हैं। नीड टू ऑपरेंड्स। बाकी तो जैसा नाम वैसा काम, टर्नरी मतलब तीन। नीड थ्री ऑपरेंड्स। तो ये जो डिवीजन करा गया है ऑपरेटर्स का, ये नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के अकॉर्डिंग किया गया है कि किसी भी ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए कितने ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, उसके हिसाब से तीन तरह के हमारे ऑपरेटर्स हैं: यूनेरी, बाइनरी और टर्नरी। चलो, अब यूनरी ऑपरेटर के अंदर अगर हम चलें, तो आप यूनरी ऑपरेटर के अंदर भी कई सारे ऑपरेटर्स पाते हैं। उनमें से एक आता है आपका साइन ऑपरेटर। एक आपका मिलेगा इसमें लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। एक मिलेगा इसमें डेल ऑपरेटर। तो ये तीन चार ही हैं, ज्यादा नहीं है पाइथन में यूनरी ऑपरेटर के नाम पर। अगर आप में से किसी ने C++ जावा पढ़ी है, तो वहां पर एक और होता था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस माइनस माइनस। सो पाइथन डजंट सपोर्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सो पाइथन में यूनरी ऑपरेटर में वो एग्जांपल नहीं चलेगा। सबको हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, तो बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर फर्दर कैटेगरी है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर,
कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर में बस एक ही है, कंडीशनल, इससे ज्यादा नहीं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बाइनरी ऑपरेटर पढ़ाना शुरू करता हूँ, जिससे कि समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा। अब बाइनरी ऑपरेटर में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर हम बात करें, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर फर्दर 7 टाइप के होते हैं। अब वो 7 टाइप ऑलरेडी हम जानते हैं, हमें उसमें कुछ भी नया नहीं लगेगा, हमें लगेगा सब हमारी जान पहचान का है और डेली हम अपने लाइफ में वो करते रहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके उनको करके देखते हैं। तो हमने क्या करा, प्रिंट के साथ मैं उनको चला कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट मैंने लिखा, मान लीजिए 10+3। तो पहला है अर्थमेटिक एडिशन। अर्थमेटिक एडिशन को अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए, तो एक 10 हो गया और एक आपका 3 हो। नाविक है कोई क्लास? ठीक। तो 10+3, तो जब 10+3 करेंगे तो मैथमेटिकली इसका जो भी रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट पाइथन में प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर देता है, तो इसे बोलते हैं अर्थमेटिक एडिशन। 13 आना चाहिए, यहाँ भी 13 ही आता है। ऑर्डर मैटर कई बार करेगा, कई बार नहीं करेगा। ऑर्डर का मतलब है क्रम, पहले कौन सा ऑपरेंड आप लिख रहे हैं। मान लीजिए पहले मैं 3 लिख दूं फिर +10 कर दूं, हमने कहा इस अर्थमेटिक एडिशन में तो ये मैटर नहीं करेगा कि आप किस क्रम में लिख रहे हैं। लेकिन जो दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेटर है अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन वाला, उसमें मैटर कर सकता है कि पहले क्या लिख रहे हो बाद में क्या लिख रहे हो। तो इस बार रिजल्ट आपका बदल जाएगा। तो अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस सिंबल आप यूज करते हैं दो ऑपरेंड के बीच में। ठीक है? ऐसे ही अर्थमेटिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम अपनी लेमन भाषा में मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक है, टेक्निकल भाषा में उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो दो ऑपरेंड्स न्यूमेरिक हैं, उनका प्रोडक्ट आप करना चाहते हैं तो 10×3। अब यहाँ भी मुझे लगता है ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, भाई मल्टीप्लाई है, अब 3 की मल्टीप्लाई 10 से करें या 10 की मल्टीप्लाई 3 से करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट कैसा आएगा, सेम। उसके बाद अगला जो शायद नया लगेगा, पहले लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो उसमें शायद आपको नहीं मिलता, दैट इज पावर, डबल एस्ट्रिक। ठीक है, मैं लिखा 10 डबल एस्ट्रिक 3, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है 10 की पावर 3। और इसको जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई 10, फिर मल्टीप्लाई 10, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब ऑर्डर तो सर इस बार मैटर करेगा, अगर मैं 3 डबल एस्ट्रिक 10 कर दूं तो इसका मीनिंग
डिफरेंट होगा। इसका मीनिंग होगा 3 की पावर 10। दैट मीन्स 3 को 10 टाइम्स ऐसे करके आप मल्टीप्लाई, जो भी रिजल्ट आएगा फिर वो आपका प्रिंट होगा। तो ये नया शायद आपको लग सकता है, जो कि सी जावा डॉट नेट वगैरह में नहीं है। पावर ऑपरेटर, डबल एस्ट्रिक इसको कहते हैं। फर्स्ट ऑपरेंड रेस टू पावर सेकंड ऑपरेंड, पहले की पावर सेकंड वाली। उसके बाद डिवीजन आता है। डिवीजन को हम लोग फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हम लोग स्लैश, बैक स्लैश जानते थे, एन स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग के साथ न्यू लाइन के लिए, टैब स्पेस के लिए, यूनिकोड के लिए। अब जो हम स्लैश पढ़ रहे हैं डेट इज फॉरवर्ड, आगे की तरफ स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश क्या करता है? डिवीजन वाला काम करता है। ठीक है। तो 10 को अगर हम डिवाइड करें 3 से, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमें दिखाएगा। 3 3 जा 9, एक बचा, पॉइंट लगाया, जीरो उतारा, 3 3 जा 9। सर ये तो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा। तो अब इस वाले पोर्शन को हम अपने मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं क्वेश्चन, यानी कि भागफल। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो डिवीजन आएगा, ये डेसिमल पॉइंट के बाद 14 to 15 प्लेसेस आपका दिखाता है। 14 to 15 प्लेसेस, उसके आगे फिर वो नहीं जाएगा। ठीक है। देखते हैं मेरे में क्या आता है। और ये 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, इतना ही आएगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रोसेसर 32 बिट है, 64 बिट है, इंटेल का है, एएमडी का है, कितने कोर का है। तो ये कुछ हार्डवेयर फैक्टर हैं जो डेसिमल प्लेसेस को डिसाइड करते हैं। 14 प्लेसेस हर किसी के लैपटॉप में आएंगे, ये गारंटी है। 14 के बाद 15th प्लेस आएगा नहीं आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो हम इसलिए पाइथन में फ्लोटिंग नंबर का एक्यूरेसी 14 प्लेसेस ही बताते हैं, क्योंकि हर लैपटॉप पर 14 प्लेसेस का आउटपुट सेम आएगा। 15th प्लेस आएगा और वो क्या आएगा इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो क्या आएगा। 15th प्लेस देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां तक का आउटपुट सबका सेम आएगा। उसके आगे मेरे 2 डिजिट और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, आपके में आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, आए तो क्या आएंगे कोई श्योरिटी नहीं है। तो पाइथन का फ्लोटिंग नंबर एक्यूरेसी 14 प्लेसेस बताया जाता है। ठीक है। आएगा ही नहीं। मैक्सिमम 16 ही आएंगे, उससे ज्यादा आएगा ही नहीं, चाहे कोई सा भी हार्डवेयर हो। मैक्सिमम 16 ही आएंगे, मिनिमम 14 और मैक्सिमम 16, उससे ज्यादा आएगा ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, डबल स्लैश। डबल स्लैश क्या करता है? फ्रैक्शन वाले पार्ट को इग्नोर कर देता है। दशमलव और दशमलव के आगे जितने भी प्लेसेस थे उन सबको इग्नोर कर देगा, और दशमलव से पहले वाला जो रिजल्ट था बस उतना ला कर दे देगा। तो फिर इसका रिजल्ट कितना आएगा? ठीक है। तो अगर हम इनको नाम देना चाहें, तो इनको नाम हम देते हैं ट्रू डिवीजन, इसको बोलते हैं ट्रू डिवीजन। और इसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ट्रू डिवीजन और फ्लोर डिवीजन। ट्रू डिवीजन में एक्चुअल कोशेंट जो आपका बन रहा है वो आएगा, और फ्लोर डिवीजन में फ्रैक्शन वाला पार्ट ना आकर उससे पहले वाला जो पार्ट होगा वो आएगा।
एक और डिवीजन आता है हमारा, मॉडुलस। मॉडुलस सिंबल जो होता है, ये हो गया 10, ये हो गया 3, 3 3 जा 9, ये बचा 1। तो ये हम अपनी मैथ्स की भाषा में से रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल, बचा कुछ, रिमाइंडर। ठीक है। तो ये वाला जो ऑपरेटर होता है मॉडुलस ऑपरेटर, ये रिमाइंडर डिवीजन का जो रिजल्ट होता है वो लाकर आपको देगा। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए, इसको बोलते हैं मॉडुलस या रिमाइंडर। सिंपली अगर हम देखें तो इसको मॉडुलो कहते हैं वैसे तो, या रिमाइंडर डिवीजन। अब सर इसका यूज कहाँ होता होगा, ये तो आपने आज पढ़ा दिया, फिर दोबारा कभी मिलेगा हमें ये? हमने कहा चलो एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे पास 12 एप्पल हैं, मुझे 4 लोगों में बांटने हैं, तो एक आदमी को कितने एप्पल मिलेंगे? 3 मिलेंगे। अगर मैं इसको इनमें से करके दिखाना चाहूँ तो कौन सा डिवीजन आपने कर दिया? ट्रू डिवीजन आपने करा होगा। तो 12 को 4 लोगों में डिवाइड करना है, यानी कि जब किसी एक चीज के टुकड़े करने हो बराबर बराबर, तो आप उसको कितने टुकड़े करने हैं? यहाँ पर इस तरह से 4 3 12, तो हर इंसान को 3 3 सेब आपके मिल जाएंगे। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास 14 एप्पल हैं और मुझे 4 लोगों में बांटने हैं, बराबर बराबर बांटो। तो 4 3 12, 2 बचे, दशमलव लगाया, 4 सत्ते, फिर 4 पंजे 20, ऐसे करके आएगा सर। 3.5 मिलेंगे। अब देखो अगर ये एप्पल है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि दो आदमी बोले चलो छोड़ो, हमें 3 3 दे दो, इनको 4 4 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आधे सेब में। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, 14 ग्राम गोल्ड है, तो छोड़ कैसे देंगे इसे? एक एक ग्राम, एक एक मिलीग्राम चाहिए हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 14 एप्पल को 4 लोगों में बांटना चाह रहे हो तो शायद ये वाला तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है आपके लिए, लेकिन 14 ग्राम गोल्ड को 4 लोगों में बांटना चाहोगे तो आप यही यूज करोगे, एक्यूरेट आपको चाहिए। ठीक है। अब मैंने कहा ये बताओ कि 24 सिक्स टेबल में आता है कि नहीं आता है? 24 6 की टेबल में आता है कि नहीं आता है? आपने कहा 6 का पहाड़ा तो याद, मन में पढ़ लिया, 6 चौका 24 आ गया। अब इस बात का प्रोग्राम कैसे बनाया जाए कि कोई नंबर 6 की टेबल में आता है कि नहीं आता है? और मैं आपसे कोई नंबर नहीं बताऊंगा मैं आपको, आप मुझे तरीका बताओ कि कोई भी नंबर 6 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। मैंने बता दिया 24, तो आपने मन में पहाड़ा पढ़ लिया। अब आपने करना क्या है? 24 को 6 से भाग करो, 6 चौक 24, कितना बचा? 0। अब मैं एक काम करता हूँ, 24 की जगह यहाँ पर मैं 26 कर देता हूँ, 6 चौक 24, कितना बचा? 2। अब अगर मैं आपसे कहूँ मैं यहाँ पर 28 कर दूं, कितना बचेगा? अगर मैं 30 कर दूं, कितना बचेगा? 0। इसका मतलब कोई भी नंबर 6 की टेबल में तभी आएगा जब उसका क्या चीज 0 हो जाए? रिमाइंडर। 6 से लेने पर क्या आ जाए वो? 0। अगर वो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर उस टेबल में आते ही नहीं है।
मतलब ये तो हो गया हमारा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कोई संख्या इवन है या ऑड है, तो कैसे बताओगे? इवन कब होती है? जब वो किसकी टेबल में आ जाए? दो की टेबल में आ जाए। तो किसी भी नंबर को, नंबर कुछ भी हो सकता है, अगर मैं दो से डिवाइड करूं और उस नंबर का रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो इसका मतलब कि ये नंबर दो की टेबल में आता है। आता है तो इवन है, अदरवाइज क्या है? ऑड। तो रिमाइंडर कब यूज करेंगे? चेक करने के लिए, डिविजिबिलिटी वाला, कि कोई नंबर किसी की टेबल में आता है नहीं आता है, तो उस पर रिमाइंडर लगाया जाता है। ठीक है, रादर देन डिवाइड वाला जो सिंबल होता है स्लैश वाला, वो लगाया जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर की कहानी हमारी समझ में आ जाती है। अब जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज करते हैं, तो क्या वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं? हमने कहा क्यों नहीं कर सकते। एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई कर दो, मना थोड़ी करेगा ये। ठीक है, अब इस बार आंसर बताने की कोशिश करना। एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1। रुक जाओ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स में क्या स्टोर होगा आके? 2 होगा? नहीं, इस पूरे का रिजल्ट जो आएगा वो आके स्टोर होगा। अब दो बातें चल रही मन में। दो तिया छह कर देते हैं, छह में से एक घटा देते हैं, पांच। दूसरी बात चल रही है, नहीं सर पहले तीन में से एक माइनस कर देते हैं, दो, और फिर दो की गुणा दो से कर देते हैं, चार। दोनों ही बातें पॉसिबल हैं, है ना? हमारे हिसाब से अभी हम जानते ही नहीं है, तो हम तो दोनों बातें पॉसिबल लगकर चल रहे हैं कि सर
चलिए, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी पावर फेलियर की वजह से। दोबारा रिज्यूम करते हैं। तो हम लोग थे यहाँ पर कि अगर मेरे पास इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बताया गया कि भाई आपके पास रूल होता है बॉडमास, उस रूल का आप फॉलो करेंगे। बॉडमास रूल को आप फॉलो करेंगे। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करा जाता है, जो भी आपका बॉडमास रूल है इसमें सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करी जाती है। ब्रैकेट ऑफ का मतलब है कि अगर कहीं यहाँ ब्रैकेट आ रही है तो पहले आप उसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है, ठीक है। तो पहले आप ब्रैकेट जितनी भी आ रही है उनको ऑफ कर लीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। तो हमें पहले अब 3 - 1 करना है, ठीक है। उसके बाद अगर डिवाइड आता है तो फिर डिवाइड करना है, ठीक। अब डिवाइड भी पाइथन में 3 तरह का हो गया। एक डिवाइड हो गया आपका ट्रू डिवीजन, एक हो गया फ्लोर डिवीजन, एक हो गया रिमाइंडर डिवीजन। तो कौन सा डिवाइड, तो जो लेफ्ट टू राइट चलने पर पहले आ जाए वो हमें कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका एडिशन, फिर आपका सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं इस वाले को सॉल्व करूं तो पहले 3 - अच्छा मान लो ब्रैकेट में ना लगाऊं तो बताओ फिर बॉड मास के हिसाब से एक्स में क्या आएगा। ब्रैकेट तो कहीं है ही नहीं, मल्टीप्लाई होगा पहले, 3 × 2 = 6। उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन है, एडिशन तो कहीं है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसी चीज को फिर दोबारा लिख दूं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूं, तो इस बार रिजल्ट क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको इस ऑर्डर में सॉल्व अपना करा सकते हैं, ठीक है, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। अब हाँ जी उस्मान बताइए। सर वॉइस बहुत कम आ रहा है आपका सर। अभी डिस्कनेक्ट हुआ, तब से वॉइस बहुत हल्का आ रहा है, बहुत हल्का आ रहा एक मिनट दीजिए मुझे। है। पहले अच्छा आ रहा था, अभी बहुत कम आ रहा है। चलिए, आई गेस अब वॉइस आपका जो प्रॉब्लम था वो नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडमास रूल को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब पावर वाला रूल आता है तो वहां पर लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट नहीं चलता कि लेफ्ट टू राइट में जो पहले आएगा उसे सॉल्व करेंगे।
वहां राइट टू लेफ्ट वाला रूल चलता है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर x = 2 डबल एस्ट्रिक 3 डबल एस्ट्रिक 4। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर लेफ्ट टू राइट में जो पहले आता है उसे सॉल्व करेंगे। पावर वाला रूल हमारा राइट टू लेफ्ट चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले 2 की पावर 3 नहीं करना है, पहले 3 की पावर 4 होगी, फिर जो रिजल्ट आएगा वो 2 की पावर में सेट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 3 की पावर 4 कितना हो गया, 3 × 3 × 3 × 3 कितना हो गया 20। हाँ, 81 आया। ठीक है, फिर 2 की पावर क्या हो जाएगा ये, 81। सर ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। हमने कहा एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, 2 कर देते हैं। तो अब इसका मतलब हो गया 3 की पावर 2 और 2 की पावर दिस। तो 2 की पावर फिर कितना आ गया 9। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जो पावर है वो राइट टू लेफ्ट हमारा सॉल्व होगी, बाकी सब लेफ्ट टू राइट ही हमारे इवेल्युएट होते हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक प्रोग्राम बनाकर दिखाइए लैपटॉप पे। आपको 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 3 वेरिएबल यूज करने हैं, फिर उसके बाद एवरेज मार्क्स निकालकर मुझे दिखाना है। 3 वेरिएबल लेंगे अलग अलग, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर आपको एवरेज मार्क्स मुझे निकाल कर दिखाने हैं। मार्क्स की वैल्यू अपने मन से आप कुछ भी मान सकते हैं, अभी अभी हम यूजर से इनपुट लेना नहीं जानते। 3 सब्जेक्ट कोई भी ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, आउट ऑफ 100 मान लो। फिजिक्स के मार्क्स आउट ऑफ 100 कुछ भी आए, कुछ भी मान लो। केमिस्ट्री के मार्क्स आउट ऑफ 100 कुछ भी मान लो। मैथ्स के मार्क्स, फिर एवरेज मार्क्स मैंने निकाल लिए। क्लास में हो गया किसी का? शगुन भारद्वाज, एक बार चेक करिए, आपका सही नहीं है, थोड़ा चेक करिए।
हम्म। बॉड मास के हिसाब से पहले डिवीजन हो जाएगा। हर लैंग्वेज में अलग अलग एसोसिएटिविटी चल रही है। पाइथन में अलग और इसमें अलग, जावा में अलग। तो इनके आंसर इसलिए वेरी कर जाते हैं। इवन आप दो अलग अलग कंपनी के कैलसी चलाओगे, उसमें भी आंसर अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है नहीं पता। हम्म। तो सही नहीं आया। देखो ना, 3 सब्जेक्ट है, 70 80 65 का एवरेज 171 कैसे आ जाएगा? अब लॉजिक सोचो, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपने लिए, इनका एवरेज मार्क्स 170 कैसे आ जाएगा? तो कहीं ना कहीं गलती है हमारी प्रोग्राम में। देखो कहाँ गलती कर रहे हैं। चलो, इस प्रोग्राम में एक छोटा सा पॉइंट ही आपको ध्यान देना है बस, है ना। वो पॉइंट अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपका आंसर सही आएगा। वरना आप देखोगे आपके एवरेज मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नंबर जो लिए हैं आपने बहुत छोटे लिए हैं, फिर भी आपका एवरेज मार्क्स ज्यादा आ जाएगा। एवरेज निकालने के लिए मल्टी नहीं करते हैं, प्लस करते हैं, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को सम करेंगे। हम्म। हम्म, ठीक है। चलो अब देखो, जो जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं छोटी छोटी, वो क्या गलतियां हैं। सबसे पहला, मान लीजिए मैंने फिजिक्स के मार्क्स लिए आउट ऑफ 100 56, केमिस्ट्री के मार्क्स ले लिए मान लीजिए 60, मैथ्स के मार्क्स ले लिए मान लीजिए 58। अब मुझसे कहा गया एवरेज मार्क्स निकालो। अब देखो, पहली गलती हम लोग, हमने क्या करना है, इन सबके मार्क्स को जोड़ना है एवरेज निकालने के लिए। सबके मार्क्स को जोड़ते हैं, भाग करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं? 3। अब जैसे ही मैंने ये लिखा वैसे ही गलत हो गया। एरर नहीं आएगी, आउटपुट आएगा, लेकिन वो आउटपुट वो थोड़ा ना आएगा जो आपको चाहिए। 135 कैसे एवरेज हो जाएगा? इन मार्क्स के एवरेज मार्क्स 135 आ ही नहीं सकते सर, गलत है। क्यों? अभी जस्ट पढ़ाया कि आपने प्लस और डिवाइड यूज करा, तो प्लस और डिवाइड में बॉडमास रूल के हिसाब से पहले कौन चल जाएगा? डिवाइड। यानी कि पहले मैथ के मार्क्स 58 डिवाइड हो गए 3 से, फिर जो रिजल्ट आया वो सब प्लस हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में। सर ऐसे तो मैं करना ही नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगानी। जिसको सबसे पहले मैं एवेल्युएट करना चाहता हूँ, उस वाले पोर्शन को किस में लिखना होगा मुझे? ब्रैकेट में लिखना होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम? ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे करके। अब बॉडमास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट ऑफ होगी, पहले ये वाला काम होगा, उसके बाद फिर आपका ये चलेगा। ठीक है। अब इसका एवरेज आपका सही आ रहा है। ठीक है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ऐसा कर सकते थे, पहले क्या करो, टोटल वेरिएबल बना लो, जिसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स के मार्क्स का जोड़ करके रख लो। फिर एक एवरेज नाम का वेरिएबल बना लो, है ना। उस एवरेज वेरिएबल में टोटल जितना आया है उसको भाग कर दो 3 से। उसके बाद फिर अपने एवरेज मार्क्स को आप प्रिंट कर सकते थे। ठीक है। चलो, तो इस तरह से आपको कैसे हम प्लस माइनस ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको हो रही है। एक और बनाओ, एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम। एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें सर्कल का एरिया प्रिंट होगा।
फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर में आर रेडियस है। पाई पाई एक फिक्स वैल्यू होती है 3.14, उसको हम जनरली कंसीडर करते हैं। तो एक वेरिएबल डिफाइन करिए पाई नाम से कोई, जिसकी वैल्यू 3.14 फिक्स कर दीजिए। एक कोई रेडियस नाम से बनाइए वेरिएबल, जिसकी वैल्यू कुछ भी आप जो अज्यूम करना चाहें कर सकते हैं। फिर एरिया वेरिएबल बनाइए जिसमें पाई आर स्क्वायर को इम्प्लीमेंट करिए। फिर एरिया वैल्यू जो भी आए उसे प्रिंट करा दीजिए। हो गया? कहाँ हुआ? तो पहले एक वेरिएबल मानो ना। एरिया सीधा कैसे निकालोगे? पहले एक वेरिएबल डिफाइन करो पाई नाम से, पी आई, किसी भी नाम से बना लो, पाई नाम से बना लो। पी आई इक्वल टू, इसकी वैल्यू करो 3.14। फिर एक वेरिएबल और डिफाइन करो आर, जिसको हम रेडियस कहेंगे। अब इसकी वैल्यू कुछ भी अपने मन से मान लो 4 मान लो। अब एरिया वेरिएबल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को कैसे लिखोगे कोड में? पाई इंटू एरिया इक्वल टू लिखो ना, एरिया इक्वल टू, इससे पहली लाइन में जो लिख रहे हो एरिया इक्वल टू, एरिया तो कंप्यूट करके लाना है ना हमें। इस लाइन पे आपने जो 50.32 लिख दिया, ये कहाँ से आ गया? यही तो कंप्यूट करना है मुझे। तो इसको लाने का फार्मूला होता है पाई, लिखो, वेरिएबल है, इंटू, इंटू मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल, आर स्क्वायर, यानी कि आर की पावर टू। आर की पावर टू कैसे चलाओगे? आर डबल एस्ट्रिक टू, ये तो है स्क्वायर। अब ये फार्मूला हो गया। अब पाई की वैल्यू ये उठाएगा, आर की वैल्यू ये उठाएगा, और उसका अकॉर्डिंग सॉल्व करके दे देगा। चला दो, अब रन करा दो इसे। एरिया प्रिंट सही तो हो रहा था, प्रिंट भी तो कराओगे लास्ट में एरिया फिर। प्रिंट तो लिखा हुआ है ही, एरिया लिखो ना सीधा। तो मैं देख भी रहा है इसमें कुछ। हम्म, ऐसा ही कुछ करना था। हम्म, वो भी लिख सकते हो। हम्म, वो भी सीखेंगे, यूजर से इनपुट आता नहीं है, पढ़ेंगे अभी उसको। जैनेन्द्र, बताएं सर। हेलो। हाँ बताइए। सर स्क्वायर लगाना है इसके ऊपर। हम्म, भाई यार स्क्वायर है, तो आर के ऊपर स्क्वायर कैसे? आपको एक प्रोग्राम बनाना था जिसमें सर्कल का एरिया आपको प्रिंट करना था। मैं बना देता हूँ, ठीक है? तो हमें क्या करना है, कोई एक वेरिएबल लेना है पाई नाम से, जिसकी वैल्यू मान लीजिए हमने कर दी 3.14। अब आप मुझसे पूछोगे ये कैसे पता आपको, तो ये गणित का कॉन्सेप्ट है। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपको गणित की इतनी नॉलेज थोड़ी रखनी पड़ेगी कि भाई गणित में एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई की वैल्यू 3.14 मान ली, आर माने रेडियस, रेडियस की वैल्यू अपनी तरफ से हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए 4.5 मान ली। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया वेरिएबल बना दिया, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब पावर टू, पावर टू, ठीक है? उसके बाद एरिया जो भी आएगा उसको हम प्रिंट कर देते हैं।
इस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। अभी एक और बना हुआ है ना, अभी सब लोग नहीं बना पा रहे हैं जबकि कुछ नहीं है इसमें, है ना। आप लोग टेम्परेचर को जब देखते हैं तो जाने अनजाने में आपने बीटेक करा है, 10th फेल है, फिर भी आप टेम्परेचर को दो पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। आप वेदर की बात करें तो वेदर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब ठंड पड़ रही है। -10 है, सब बर्फ जमी हुई है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सब बहुत गर्मी पड़ रही है। सर मुझे ना बुखार आ रहा है। कितना है? 102 सेंटीग्रेड है, उबल जाओगे 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वो क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है। तो जो आपका फीवर है, मेडिकल टर्म में जब टेम्परेचर नापा जाता है तो वो फ़ारेनहाइट यूनिट में नापा जाता है। और वेदर का जो टेम्परेचर नापा जाता है वो जनरली सेंटीग्रेड में नापा जाता है ना। तो अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि अगर किसी को 102 फीवर है तो सेंटीग्रेड के हिसाब से उसका बॉडी का टेम्परेचर भी कितना है। 102 थोड़ी ना हो जाएगा, 100 पे तो पानी उबल जाता है यार। पढ़ा होगा कहीं भी हमने, है ना। तो हमें प्रोग्राम बनाना है फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का। कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, इसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हेल्प किस बात की? फार्मूला बताओ। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है ना। मान लो मुझे भी नहीं पता, तो सर गूगल से पूछ लो। फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, तो इतना समझदार गूगल F2C समझ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कहा समझ जाता है, ये फार्मूला है। चलो अब बनाओ, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ये 32 × F -32 इंटू दिस डिवाइड बाई दिस। मैं इसको आसान करके आपके सामने लिख देता हूँ। सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, ये फार्मूला होता है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर। फ़ारेनहाइट को सेंट, अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू, एक आपका फीवर 102 है तो यहाँ पर 102 रख दो, और कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आए वो सेंटीग्रेड में आके प्रिंट कर दो। बनाओ, अब तो सबको सामने है। तो सर इसका मतलब तो हमें ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रामिंग के साथ साथ गर्दी पढ़नी पड़ेगी। अब आपका समय तो जो निकल गया, आने वाली पीढ़ी को बता देना, अपने घर में छोटे भाई बहन हो तो रिश्तेदारों को, कि बेटा प्रोग्रामिंग सीखनी है तो गणित पढ़ लेना। बिना गणित प्रोग्रामिंग अधूरी है। या फिर आज तो चलो टेक्नोलॉजी का जमाना है, गूगल से आपको फार्मूले आने चाहिए, गूगल से पूछ लो। नहीं आता तो अब तो चैट जीपीटी आ गया है, उससे ही पूछ लो, कुछ भी पूछना है सीधे सीधे। कुल मिलाकर एटलीस्ट फंडामेंटल मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए। मेरा मोटिव आपको गणित सिखाना नहीं है, मेरा मोटिव आपको उन चीजों को प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं वो सिखाना है। खत्म ही हो गया, लेकिन वो टूल फिर आपको आने चाहिए सारे। प्रोग्रामिंग मेरे नज़र से जॉब के लिए मत पढ़िए, प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डिंग के लिए पढ़िए। आप प्रोग्रामिंग से डिसीजन मेकिंग अच्छी कर पाते हैं लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे। जॉब लगे ना लगे वो छोड़ो, दिमाग की नसें खुल जाती हैं इन चीज़ों से।
बन गया किसी का? जिनका बन गया, फटाफट अगला बनाओ। डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम। ये तो बड़ा आसान है, एक लाइन का ही होगा। इसका फार्मूला भी नहीं बताऊंगा मैं आपको, अपने आप सोचो क्या हो सकता है। कितना आया? 102 डिग्री का कितना आया बताओ? 102 फ़ारेनहाइट अगर किसी को फीवर है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर कितना निकला? 38.8। सबका यही आ रहा है तो आपका फार्मूला सही इंप्लीमेंट हो गया है। अगर गड़बड़ आया है तो ब्रैकेट ब्रैकेट अपने चेक करो, कहाँ लगने हैं कहाँ नहीं लगने हैं। अगला बनाओ फटाफट। डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम। अपने आप सोचो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जहाँ जॉब करने जाएंगे फार्मूला भी कोई नहीं बताएगा। तो डॉलर की वैल्यू कुछ भी मान लो, 80 मान लो, 82 मान लो, 70 मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो। तो $1 इक्वल टू अपने आप कुछ भी मान लो, है ना। हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो अपने प्रैक्टिस करनी है, गुणा भाग करने की प्रैक्टिस करनी है पाइथन में। हो गया किसी का $2 INR वाला? हम्म। कितने कन्वर्ट करने हैं? डॉलर की वैल्यू आपने कर दी मान लो 82। अब ये पूछो अपने आप से कि कितने अमाउंट को डॉलर में कन्वर्ट करना है। 5 को, 500 को। तो 500, अब क्या करोगे यहाँ पर? मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? करो। डी। डी वेरिएबल हो गया ना आपका। तो ₹500 का मतलब हो गया $6 आपका, आपके वाले लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, अब हमें जो प्रोग्राम बनाना था वो क्या बनाना था? डॉलर को कन्वर्ट करना है इंडियन करेंसी में। तो हमें $82 अगर मिल रहे हैं तो करेंसी हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से वो कितना हो गया, तो हम क्या करेंगे इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या लगाओ? मल्टीप्लाई। डिवाइड हटाकर मल्टीप्लाई। डी।
ठीक है, तो $500 का मतलब हो गया कितने रुपए? चलो, तो इसमें यही आपको समझना है कि गुणा करने की भाग करनी है। अगर वो बता दिया जाएगा तो कर ही लोगे, फिर बचा ही क्या उसमें। ठीक है। हम्म। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि आप एफ इज नॉट डिफाइंड। आप फार्मूले में कैपिटल एफ हो ना, जब आपने कैपिटल एफ लिखा है तो कैपिटल एफ। अब चलाओ। अब कैपिटल सी वाली एरर आ रही है। यहाँ पर आपने स्मॉल सी लिखा है, यहाँ कैपिटल सी लिखा है, तो दोनों जगह सेम लिखो। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना, जो चीज छोटे में लिखेंगे छोटे में ही चलेगी। जैसे एक एरर आई, कैपिटल सी इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर आपने हाँ स्मॉल सी लिखो, सेव करो। हम्म। तो यहाँ पर रुपया प्रिंट कर रहे हैं, भी ये हो गया। DOLLAR आ रहा हूँ। डॉलर की वैल्यू आपने इतनी मानी, मतलब $20 को कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया 74 पॉइंट। ठीक है, सही है। चलो, देखो भाई, इसमें डॉलर को कन्वर्ट करना है INR में। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई कितने डॉलर हैं आपके पास। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास डी, आपके पास $200 है मान लीजिए। अब आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं इंडियन करेंसी में, तो इंडियन करेंसी में ये कितना बनेगा? डी मल्टीप्लाई बाई, अभी कितना चल रहा है, 83 समथिंग चल रहा है या जो भी चल रहा है, वो आपकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। तो $200 इंडियन करेंसी में 16,600 हो गया। अब आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि मैं डॉलर सिंबल लगा दूंगा, ऐसे करके तो एरर आ जाएगी। और फिर आप इसे अगर स्ट्रिंग लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन फिर स्ट्रिंग में थोड़ी मल्टीप्लाई कर लोगे आप, है ना। तो इसलिए सिर्फ दिमाग में रखना है कि ये डॉलर है, कहीं प्रोग्राम में जताना नहीं है ऐसे करके। ठीक है, चलो। तो इस तरह से हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भाग कब कहाँ करना है, ये हमारी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ऑपरेटर की सीरीज आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा, जिसको हम जाने अनजाने में पढ़ चुके हैं, बस हमें इसका नाम जानना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका काम होता है किसी भी वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करना, किसी भी वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को, या किसी वेरिएबल की वैल्यू को, या किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को असाइन करना, जिसको हम लोग देखकर इक्वल टू प्रोनाउंस करते हैं। वास्तव में इसका ऑफिशियल नाम इक्वल टू नहीं होता, इसी को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका काम होता है राइट साइड में जो भी है उसको लेफ्ट साइड में असाइन करना, और जो लेफ्ट साइड है इट मस्ट बी ए वेरिएबल। राइट साइड ये वैल्यू भी हो सकती है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो जाने अनजाने में से हम पढ़ चुके हैं,
इसमें कुछ है नहीं ज्यादा समझने और पढ़ने के लिए। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, हमने एक्स में असाइन कर दिया 10। प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट हो ही जाएगा। अगर मैं ऐसे कर दूं y इक्वल टू एक्स, इसका मीनिंग है y में x एज स्ट्रिंग असाइन हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूं तो इसका मतलब y में जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू कॉपी हो गई, यानी कि y में भी क्या आ गया, 10 आ गया। y प्रिंट कराऊंगा तो उसमें भी 10 आएगा। आपने सोचा सर ऐसे कर दें 10 इक्वल टू जेड, इसमें जितनी मेहनत लगी आपकी टाइप करने में उतनी मेहनत इसमें लगी, लेकिन ये गलत है। क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का रूल है लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल ही होना चाहिए। राइट हैंड साइड वाला आप कुछ भी दे सकते हो, उसमें रोक टोक नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल ही होना चाहिए। सर ऐसे कर दें, अभी तो करा ही था, फिर कर दो एक्स प्लस वाई प्लस 5। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसका जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट जेड मार्क स्टोर होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह के असाइनमेंट को हम लोग पाइथन में सिंपल असाइनमेंट कहते हैं, सिंपल असाइनमेंट के नाम से जानते हैं। अब अगर मुझे एक ही स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, दो वेरिएबल को मैं 4 और 5 वैल्यू असाइन करना चाहता हूं। तो अभी तक जो हमने सीखा है उसके हिसाब से आप ऐसा कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर मैं दो अलग अलग स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहता, मैं एक ही स्टेटमेंट में इस काम को करना चाहता हूँ। तो पहला अटेम्प्ट ऐसे ही कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 4, बिना कोई स्पेस दिए, पाई इक्वल टू 5। कोई पता तो है ही नहीं, हमें अटेम्प्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया, नहीं चलेगा। सर हो सकता है स्पेस देना पड़े, समझ में आ गया, नहीं चला। सर कॉमा लगाओ, और भी नहीं चला। इसका मतलब हमें सीखना पड़ेगा। अगर मैं एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता हूं तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में कॉमा लगाते हुए सारे वेरिएबल आप लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई, और भी हैं तो लगा लो। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही बार आएगा, फिर उसी ऑर्डर में इनकी वैल्यू को आप असाइन करेंगे, 4, 5। थोड़ा तरीका सी जावा से अलग है, कि वहां पर हम सिंपली वैल्यू, वेरिएबल असाइन करी वैल्यू कॉमा, फिर वेरिएबल असाइन करी वैल्यू फिर कॉमा, ऐसे चल जाता था। यहाँ पर थोड़ा अलग सिंटैक्स हो गया। पहले आपको सारे वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा और फिर उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यू राइट हैंड साइड में लिखनी पड़ेंगी। तो इस तरह के असाइनमेंट के लिए पाइथन ने एक नाम दे दिया, मल्टीपल असाइनमेंट। सिंगल स्टेटमेंट में मोर देन वन वेरिएबल को आप कैसे असाइन करते हैं, इस तरह से असाइन किया जा सकता है। अब हाँ, एक ही प्रिंट में दिखा सकते हैं, आपको अलग अलग प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं है, एक में ही दिखा सकते हैं। उस्मान बताइए। वही सर पूछ रहा था कि मैं एक प्रिंट में कर सकता हूँ क्या, वो फिर आपसे किसी ने पूछ लिया, क्लियर हो गया, चलेगा। ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 3 वेरिएबल हैं और 3 वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन करनी है, तो सर दो तरीके तो आपने पढ़ा ही दिए। 3 वेरिएबल मान लो ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अभी जस्ट पढ़ाया, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 5, 5, 5। मन में आया था एक बार, ऐसे ही काम चल जाए तो बढ़िया है, तीनों में अपना पहुंच जाए 5। लेकिन ऐसा नहीं है। मल्टीपल असाइनमेंट में रूल है जितने लेफ्ट हैंड साइड में उतने राइट हैंड साइड में लिखने पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कम ज्यादा कर दो। लेकिन इस काम को करने का एक तीसरा तरीका है,
ए को असाइन कर दो बी, बी को असाइन कर दो सी, सी को असाइन कर दो 5। तो आपको इसमें वैल्यू एक बार लिखनी पड़ेगी, और ये वैल्यू पहले राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएगी, सी में असाइन होगी। बस सी वाली वैल्यू ही बी में असाइन हो जाएगी और वही वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी। तो इसी काम को करने के तीन तरीके हो गए, इसमें तीन स्टेटमेंट लिखने पड़े। इसमें एक स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये सबसे कॉम्पैक्ट हो गया। इसी को पाइथन ने नाम दे दिया चेन्ड असाइनमेंट। चेन्ड असाइनमेंट तब हमें यूज करना चाहिए जब हम मल्टीपल वेरिएबल को सेम वैल्यू से असाइन करना चाहते हैं। लेटर ऑन आप जिसकी वैल्यू बदलना चाहें बदल सकते हैं इंडिविजुअली, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिस समय आप ऐसा करना चाह रहे थे उस समय आप सेम वैल्यू के साथ जा रहे थे। मुझे 10 खाते खोलने हैं जीरो बैलेंस पर, बड़ा काम आसान हो जाएगा। सबकी वैल्यू जीरो देनी है मुझे। एक और असाइनमेंट है आखिरी, जिसका नाम है कंपाउंड। कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट क्या करता है? अच्छा, वैसे कंपाउंड शब्द को हमने केमिस्ट्री में कभी सुना होगा, मिश्रण। जहां पर एक से ज्यादा चीजें प्रेजेंट हो उसे कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो कंपाउंड असाइनमेंट है, ये बेसिकली दो चीजों का मिश्रण है। एक है अर्थमेटिक और एक है असाइनमेंट वाला। अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर को मिक्स करके जो बनाया गया है उसे बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। कैसा है देखने में? मैंने कहा चलो देखते हैं। मान लीजिए एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस वेरिएबल में मान लीजिए 3 जोड़ने हैं। जैसे आपके खाते में 5,000 पड़े हैं, अब आपने 500 जमा कर दिए, तो एग्जिस्टिंग में ही प्लस करेंगे। तो ऐसा ही कुछ करना है, एक्स में 5 पड़ा हुआ है, अब मुझे इसमें 3 और बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएं? हमने कहा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो यानी कि एक्स की नई वैल्यू एक्स की पुरानी वैल्यू जो भी थी +3 करके अपडेट कर दो। तो इसका मतलब हो गया एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर एक्स प्रिंट करूं और उसके बाद एक्स प्रिंट करूं, तो पहले 5 आएगा, उसके बाद 8 आएगा। अब कंपाउंड असाइनमेंट क्या कह रहा है? आप ऐसा कर सकते थे, इस लाइन को हटाकर इसकी जगह लिख सकते थे एक्स प्लस इक्वल टू 3। यानी कि कंपाउंड असाइनमेंट में पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद असाइनमेंट सिंबल लगाते हैं, प्लस इक्वल। तो प्लस इक्वल का मतलब है एक्स की वैल्यू एक्स में 3 ऐड कर कर अपडेट कर दी जाएगी। या इसका इंटरनल एक्सप्लेनेशन यही हो गया कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। आउटपुट क्या आएगा? बीबी 8 आएगा। तो सर इतना लिखने में और इतना लिखने में कितना फर्क पड़ा? हमने कहा आप आंखों से देख लो। इस स्टेटमेंट में एक्स को कितनी बार लिखना पड़ रहा है? एक बार। इसमें कितनी बार लिखना पड़ रहा है? 2 बार। बस इतना ही बचाने के लिए, हमने कहा बस इतना ही बचाने के लिए कंपाउंड असाइनमेंट बना दिया गया। आपको लगता है कि बेकार है, मत पढ़ो, आप इसका यूज कर लो। लेकिन सोचो एक प्रोग्राम में एक एक्स टाइप करने में 1 सेकंड लगा, इस तरह से एक प्रोजेक्ट में पता नहीं कितनी बार। सोचो इस तरह से पूरी लाइफ में कितने प्रोजेक्ट बनाओगे? तो पूरी लाइफ में आप कई दिन बचा लोगे इस एक छोटे से टॉपिक की वजह से, अपनी टाइपिंग। है ना? तो पाइथन ने तो आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, मत पढ़ो इसे चेंड असाइनमेंट को। क्या इसके बिना काम नहीं होगा? हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा, इसी हो जाएगा सारा काम, इससे कर लेंगे हम तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो काम को आसान करती हैं। ठीक है, तो ये जो हम असाइनमेंट के फ्लेवर पढ़ रहे हैं, इन्हें आप अगर ना भी पढ़ें तो काम को रुकेगा नहीं, आपका काम चलता रहेगा। लेकिन काम को थोड़ा सा आप आसानी से क्विकली कर पाएंगे। स्मार्ट कोडिंग यही तो होती है। एक बंदा 8 घंटे में इतना काम कर रहा है, उन्हीं 8 घंटे में दूसरा बंदा ज्यादा काम करके चला गया। 8 घंटे थे दोनों के पास। सोच का डिफरेंस होगा, पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस होगा। है ना? चलो, तो ये तो छोटी छोटी बात है, बहुत सारी और आएंगी अभी ऐसे।
वेरिएबल को डिफाइन करते समय, तो यहाँ हम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, उसका ऑपरेशन कहलाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक्स वेरिएबल डिफाइन करा है, इसका मतलब हमें एक्स वेरिएबल पर ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका मीनिंग बताओ। एक्स मल्टीप्लाई इक्वल 4। ठंडे दिमाग से आंसर देना, जल्दीबाजी मत करना। आंसर आप जानते हो लेकिन गलत दोगे। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 4। तो जो गलती हम कर सकते थे वो ये कि हम एक्स की वैल्यू ये वाली मानेंगे कि 5 4 जा 20। क्यों भाई मानोगे ये वाली? एक्स जिस समय जिस लाइन पर यूज हो रहा है उस समय उसकी अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई है, 8 हो गई है। तो यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, ना कि 5 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है। ठीक है, देखो। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए 32। ऐसे तो 10 मानो, फिर सबसे पहले मैंने एक्स को 10 बनाया है। तो चलो इस बात को सीखना है हमें, है ना, कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी वेरिएबल पर जब कोई ऑपरेशन होगा तो उस वेरिएबल की वो वैल्यू कंसीडर होगी जो उस समय तक सबसे लेटेस्ट हो गई है, ना कि वो वैल्यू जो सबसे पहली लाइन पर उस वेरिएबल के लिए दी गई थी। ठीक है सर। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर सबके साथ चलेगा। ठीक है, सबके साथ चलता है, ऐसा नहीं है सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई के साथ चलेगा, सबके साथ चलेगा। अब एक नोट उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी सी और जावा पढ़ी है। पाइथन डज नॉट सपोर्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो अगर मुझे x इक्वल टू 5 दे दिया जाए और कोई मुझसे बोले इसमें एक जोड़ना है, तो हम फटाफट से ऐसे कर देते थे सी में, जावा में। पाइथन में एरर आ जाएगी। पाइथन में फटाफट के लिए x प्लस इक्वल टू 1 करो, ये ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि प्लस प्लस में सिर्फ एक ही इंक्रीमेंट होगा, पूछेगा थोड़ी आपसे है। अगर मुझे इसमें 4 का इंक्रीमेंट करना है तो देखो हमारे पास आसान अप्रोच है। और देखो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस तक तो सही था, मल्टीप्लाई के लिए तो कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो होता ही नहीं। तो पाइथन ने उन सबको हटाकर कंपाउंड असाइनमेंट वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है, जिसमें सब चलने लगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कितना जोड़ो कितना भी घटाओ। तो शायद पाइथन का एक तरीका ज्यादा सही लगा, जो भी है। ठीक है। तो पाइथन डज नॉट सपोर्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। चलिए भाई, असाइनमेंट ऑपरेटर खत्म हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन, कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है, कौन किसके बराबर है। तो ये इस तरह के कंपैरिजन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आप ओटीपी दोगे तो ओटीपी मैच करना पड़ेगा, तो कंपैरिजन होगा। पैसे निकालोगे सफिशिएंट है कि नहीं, कंपैरिजन होगा। इंडिया जीत गई पाकिस्तान हार गई, कौन हो गया, तो कंपैरिजन करो किसके रन ज्यादा बने। तो जब भी कंपैरिजन करेंगे तो हम जनरली 3 तरह के कंपैरिजन कर रहे होते हैं, बराबर का, ग्रेटर देन का और लेस देन का। ठीक है, तो वही कंपैरिजन करने के लिए 5 तरह के कंपैरिजन हमारे पास होते हैं। ठीक है। तो मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का जब रिजल्ट आता है तो इनका रिजल्ट बूलियन आता है। तो कोई भी चीज कंपेयर होने के बाद आपको कैसे बताई जाए कि वो कंपैरिजन सही था कि गलत था? दो ही स्टेट है, या तो वो कंपैरिजन सही होगा या वो कंपैरिजन गलत होगा। दो स्टेट में जब भी आउटपुट आता है हमेशा बूलियन का यूज किया जाता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर से जो भी आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ही यूज होता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं प्रिंट करके उसको दिखा रहा हूँ, बट ज्यादा बार उसका यूज हम कंडीशंस के साथ करते हैं, इफ एल्स वगैरह के साथ करते हैं। अभी हम समझने के लिए प्रिंट के साथ यूज कर लेते हैं। तो मैंने लिखा क्या 10 बराबर है 10 के। तो सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में
डिफरेंस होता है सिंगल इक्वल टू वर्सेस डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल टू हमारे बोले जाने वाले शब्द हैं। ऑफिशियली सिंगल और डबल इक्वल टू नाम से कोई शब्द ही नहीं होता। ऑफिशियली इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं और इसको इक्विटी ऑपरेटर कहते हैं। इन दोनों शब्दों को हम कभी नहीं बोलते क्योंकि देखने में ऐसे नहीं है। जो देखने में है हम उसी के हिसाब से समझ लेते हैं। सिंगल इक्वल टू काम होता है असाइन करना, कंपेयर करना नहीं। जो भी राइट साइड में लिखोगे उसको लेफ्ट साइड में ले जाकर कॉपी कर देना। डबल इक्वल टू काम होता है कंपेयर करना। ये किसी को असाइन नहीं करता, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, कोई किसी में नहीं जाएगा। दोनों अपनी जगह रहेंगे, सिर्फ दोनों को मैच करेगा। दोनों सेम है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, तो ये कंपैरिजन करने के लिए यूज होगा। तो अभी क्या इसका आंसर आएगा? अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू ही आएगा, दोनों वैल्यू सेम है। अब अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कि भाई क्या 10 बराबर है 9 के, हमने कहा नहीं, 10 9 के बराबर कैसे हो जाएगा? तो फॉल्स है। तो पाइथन ने भी कहा फॉल्स है। ठीक। अब एक और कंपैरिजन है, इसका अपोजिट। जब दो वैल्यू बराबर ना हो तब मुझे ट्रू चाहिए, जिसको बोलते हैं नॉट इक्वल कंपैरिजन। तो नॉट इक्वल कैसे लिखेंगे? 10 एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू सिंबल। एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू सिंबल को कलेक्टिवली हम प्रोनाउंस करते हैं नॉट इक्वल। तो ये ट्रू कब देगा? जब दो वैल्यू बराबर ना हो। तो अभी क्या देगा ये? ट्रू, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। इक्वल कंपैरिजन, नॉट इक्वल कंपैरिजन। अब एक तीसरा कंपैरिजन होता है ग्रेटर देन कंपैरिजन, कि क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है। तो किस वैल्यू को आप बड़ा करना चाहते हैं, किससे बड़ा करना चाहते हैं? ऑर्डर ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी गई है ये ग्रेटर देन सिंबल होता है। इस सिंबल को हम बोलते हैं ग्रेटर देन सिंबल। ठीक है, ये किसको ग्रेटर मानकर आंसर देता है? लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखी है इसको ग्रेटर मानकर आउटपुट देगा। मैथमेटिकली दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो 10 इज ग्रेटर देन 5, इसको इस तरीके से हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। 10 इज ग्रेटर देन 5, यस, 10 तो बड़ा होता है 5 से, तो ट्रू आएगा। फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर कि भाई 10 इज ग्रेटर देन 20। ने कहा नहीं, 10 20 से ग्रेटर कैसे हो जाएगा? फॉल्स। एक होता है 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू। दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू में से कोई भी एक बात अगर सही होगी तो ट्रू आ जाएगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है अगर वो ग्रेटर है राइट हैंड साइड से तो भी ट्रू आएगा। अगर वो ग्रेटर नहीं है, बराबर है, तो भी ट्रू आ जाएगा। अब ध्यान रखना, बराबर के लिए दो इक्वल नहीं लगाना है। ये मत कहना कि सर ऊपर तो दो इक्वल लगाए हैं बराबर के लिए और यहाँ पर एक ही लगा रहे हो। जब कंबाइन करके यूज करते हैं तो सिंगल इक्वल ही लगाते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू के साथ जब यूज होगा तो इक्वल टू सिंबल एक बार ही आएगा। ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा इसका भी? ट्रू या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि 10 10 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन बराबर तो है। ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि 10 ऐसा बराबर नहीं लेकिन ग्रेटर तो फिर भी है। अब 100, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। फॉल्स, ना तो बराबर है 10 100 के, ना ही 10 ग्रेटर है। दोनों में से कोई बात सही नहीं है, तो फॉल्स आएगा। इसी तरह से हमारा आता है लेस देन। 5 इज लेस देन 8। तो ये लेस देन सिंबल होता है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा है उसको लेस मानकर ये रिजल्ट बताएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है क्या वो छोटा है किससे? राइट साइड वाले से। 5 इज लेस देन 8, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। क्या आना चाहिए? ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है लेस देन इक्वल टू। बताओ, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? यानी कि 5 5 से या तो छोटा हो या बराबर हो, कोई भी एक बात होगी तो सही आता है।
बताइए। सर ये फोन नंबर पे लिखा ना प्रिंट कैन, और ये साइन है उसका इक्वलिटी, इसको क्या, यहाँ पे क्या समझाया था आपने फोन नंबर का? लाइन नंबर बताओ कौन सी है। फोर नंबर फोर। एक्सक्लेमेशन, इसको एक्सप्लेन। एक्सक्लेमेशन सिंबल कहते हैं और इसे बोलते हैं नॉट इक्वल। ओके ओके ठीक है सर। नॉट इक्वल। थैंक यू। चलो, तो इस तरह से अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, इवन छह तरह के कंपैरिजन हो गए। बाइक की चाबी है किसी की? रिसेप्शन पर दे दो, जो आएगा ले जाए। चलिए, ये हो गया हमारा कंपैरिजन। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक नहीं, दो कंपैरिजन के बेस पर ट्रू फॉल्स चाहिए। जैसे आपने जीमेल पे लॉगिन करा, आपका यूजर नेम आपके अकाउंट क्रिएट करते समय जो यूजर नेम था उससे मैच हो गया, लेकिन अभी भी लॉगिन नहीं करवाएंगे वो। क्या बोलेंगे? पासवर्ड और बताओ। वो भी सही होना चाहिए। तो कई बार जब सिक्योरिटी कंसर्न बहुत आते हैं तो बैंक वाले भी कहते हैं पासवर्ड भी बताओ, ओटीपी बताओ, और सिक्योरिटी आंसर बताओ, चार पांच चीजें और बताओ। जब सब सही होंगी तब मानेंगे आप वही हो। तो कई बार हम एक कंपैरिजन पे अपना डिसीजन ट्रू नहीं रखना चाहते, हम मल्टीपल कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हमें लगेगा सब सही है, तो फिर हम आपको ट्रू मानेंगे। तो अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो उसके लिए हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये कहते हैं कि भाई हम भी ट्रू फॉल्स देते हैं, हमारा काम भी ट्रू फॉल्स देना ही है, लेकिन हम ट्रू फॉल्स देने के लिए आपसे ट्रू फॉल्स ही मांगते हैं। मतलब आप हमें ट्रू फॉल्स ही दो, हम उसके हिसाब से फिर आपको सिंगल ट्रू या सिंगल फॉल्स बनाकर देंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर में एक हमारा आता है, अगर मैं इसको देखूं तो एक इसके अंदर आता है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड की जो ट्रुथ टेबल है वो ये कहती है कि भाई अगर आपने ट्रू एंड ट्रू लिखा तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स आएगा। फॉल्स एंड ट्रू का रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। फॉल्स एंड फॉल्स का रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। अभी मैंने क्या लिख दिया है काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझाता हूं। तो हमारे पास एक ऑपरेटर लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड का सी प्लस प्लस सी जावा का नोटेशन होता था दो बार एम%, जिसको हम सी सी प्लस प्लस में दो बार एम% कहते हैं लॉजिकल एंड। पाइथन में उसको एक कीवर्ड से दिखाया गया। तो पहली बार कोई ऐसा ऑपरेटर आप पढ़ने जा रहे हैं जिसका सिंबल ना होकर एक कीवर्ड है, तो एंड कीवर्ड को लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहा गया है। अब ये जो मैंने लिखा है ये हमारा कब यूज होता है उसको समझने के लिए मैं कुछ करके दिखाता हूं। मैंने लिखा भाई 10 बराबर है 10 के, एंड 5 इज ग्रेटर देन हमारा 7। अब ये जो एंड है ये कह रहा है कि मैं आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स दूंगा, लेकिन मुझे आप क्या दोगे? मुझे भी आप ट्रू फॉल्स ही दोगे। तो हमने इसे ट्रू फॉल्स तो नहीं दिया, लेकिन हमने इसे वो दिया जिससे ट्रू फॉल्स बनता है। तो अब जैसे हमने इसे कंपैरिजन करके दिया तो यहां से क्या रिजल्ट बनेगा? ट्रू। तो यहां से रिजल्ट बना ट्रू, यहां से क्या रिजल्ट बनेगा? फॉल्स।
अब जब एंड को ये दोनों मिलेंगे, सॉल्व होकर ट्रू मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अब इस टेबल का यूज करके बताओ कि अगर पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स। इसलिए इस पूरे का रिजल्ट जो आएगा हमारा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, इसको कमेंट करना होगा। ठीक है, चलो अब बताओ फिर, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, दोनों ट्रू हो गए, रिजल्ट। याद रखने की ट्रिक बड़ा आसान है, जब दोनों ही ट्रू होंगे, देखो जब दोनों ही ट्रू होते हैं तभी रिजल्ट क्या आता है? ट्रू। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो रिजल्ट क्या बन जाएगा मेरा? फॉल्स बन जाएगा। तो अगर आपने दो कंडीशन रखी और आप चाहते हैं दोनों ही ट्रू होने पर आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर बीच में क्या लगाना है? लॉजिकल एंड लगाना है। ठीक है सर, तीन भी लगा सकते, हमने कहा तीन चार पांच छह कितनी भी कंडीशन लगाओ, सारी कंडीशन जब ट्रू होंगी तब हमारा क्या आएगा? रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। ठीक है, लॉजिकल एंड हो गया। इसी तरह से अब अगला वाला मुझे कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि आप खुद ही समझ लोगे। अगला लॉजिकल और, इस चीज का सी सी प्लस प्लस जावा में सिंबल होता था दो बार, पाइप सिंबल। इसको बोलते थे लॉजिकल और। सी सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट के अंदर, पाइथन में ये सिंबल नहीं होता। पाइथन में इसके लिए भी क्या है? और नाम का एक कीवर्ड है जिसका यूज किया जाता है। और की ट्रुथ टेबल ये कहती है कि अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू आएगा। एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो इसका मतलब ये भी ट्रू आएगा, मैंने कहा। जब दोनों फॉल्स होंगे तभी रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब सोचो, अगर मैं इसी कोड को ऐसे लिख दूं और यहां पर सिंपली बस और लगा दूं और यहां भी और लगा दूं, अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा? दोनों के रिजल्ट ट्रू आ जाएंगे, कोई एक तो ट्रू हो ही गया। यहाँ पर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, कोई बात नहीं, फिर भी ट्रू आएगा। यहाँ पर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, रिजल्ट फिर भी क्या आएगा? जब दोनों ही फॉल्स होंगे तभी रिजल्ट हमारा क्या आएगा? इसे बोलते हैं लॉजिकल और। तो जब आपको दो में से कोई भी एक बात सही लगे और आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उनके बीच में क्या लगाना है? लॉजिकल और लगाना है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमारा देश में एक चुनाव होते हैं, एमएलसी चुनाव, जिसमें वोट डालने वाले की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहे वो एमए कराओ, एम कॉम कराओ, एमबीए कराओ, एमसीए कराओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक बात सही होनी चाहिए, वोट डाल सकता है। समझ में आ रही है? ठीक है, तो जहां पर मुझे और कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है, मतलब इनमें से कोई भी एक बात सही है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। एक और होता है हमारा जिसका नाम है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट ये कहता है कि मैं यूनरी कैटेगरी में चला जाता हूं, मुझे दो नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही बूलियन चाहिए, या तो ट्रू दे दो, मैं उसका फॉल्स बना दूंगा, फॉल्स दोगे तो उसका मैं ट्रू बना दूंगा। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल अगर मैं देखूं तो ये बनती है नॉट ट्रू, इसका रिजल्ट बना देगा ये फॉल्स। और नॉट फॉल्स, इसका रिजल्ट बना देगा ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख दूं नॉट 10 = 10, तो वैसे तो ये ट्रू है, लेकिन इसके पहले नॉट लगाने से ये इसको उल्टा कर देगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको अपोजिट कर देता है लॉजिकल नॉट, तो ट्रू को क्या बना देगा? फॉल्स। लॉजिक को बेटर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, मतलब अगर ये नहीं भी होता तो कोई खास फर्क हमारी लाइफ में पड़ता नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप
इसके यूज से अपने कोड को थोड़ा कॉम्पैक्ट कर पा रहे हूँ। ठीक है, तो ये उसमें से है कि अगर इसको हटा दिया जाए तो कोई खास फर्क हमारे लिए नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा 10 = 1। ठीक है, तो ये फॉल्स है। फॉल्स को क्या बना देगा ये हमारा, ट्रू बनाकर पास कर देगा। कई बार सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट डिजाइनिंग का जब हम कोड बनाते हैं, तो मान लीजिए मुझे कहीं से सिग्नल मिल रहे हैं। ये सिग्नल मिला मुझे 0, ये सिग्नल मिला मुझे यहाँ पर 1, लेकिन मुझे आगे पास करना है दोनों को ऑन करके। अब ये तो पास मैं ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन इसको कैसे पास करूं, तो अब नॉट लगाकर इसको हम पास ऐसे कर पाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में ये हमारी हेल्प कर सकता है। जब सर्किट डिजाइनिंग की बात करेंगे तो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि जहां से हमें डेटा मिल रहा था वो इस फॉर्म में मिल रहा है, बट हमें आगे पास करना है उसको दूसरी फॉर्म में, तो नॉट लगाकर आसानी से पास किया जा सकता है। हाँ, हाँ, उससे भी कर सकते हैं, सेम, है ना। अब हमारे पास ये जो ऑपरेटर्स हैं, अगर हम देखें, अभी तक हमने अर्थमेटिक देखा, असाइनमेंट देखा, लॉजिकल हो गया, कंपैरिजन या रिलेशनल, एक ही बात है हमारा, इनका मतलब एक ही होता है। अब और देखो, साइन। साइन ऑपरेटर क्या करता है, आपने लिखा x = 5। अगर मैं ऐसे कर दूं 5 माइनस, तो ये बोलेगा 5 माइनस क्या, आगे तो बताओ। अच्छा, अगर मैं इसके पहले माइनस लगा दूं तो ये बोलेगा कि क्या, क्यों, क्योंकि इस बार ये अर्थमेटिक वाला काम नहीं कर रहा है, इस बार ये साइन बताने वाला काम कर रहा है। तो ये जो प्लस और माइनस हैं, इनके पाइथन में दो बिहेवियर अभी हमें देखने को मिले। प्लस अर्थमेटिक करता है अगर वो दो ऑपरेंड के बीच में आ जाए। अगर वो किसी ऑपरेंड के प्रीफिक्स में आ जाए, शुरुआत में आ जाए, तो वो उसका साइन बताने वाला काम करता है। जैसे अभी x = -5, तो यहाँ पर जो x है उसका साइन क्या बताया जा रहा है, 5 का साइन है दिस, तो ये घटाने वाला काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसी सिनेरियो में अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 10 - 5, तो अब ये, इसका रूल बदल गया। अब ये क्या कर रहा है, अब ये सब्ट्रैक्शन वाला काम कर रहा है। इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, प्लस। बाय डिफॉल्ट हर नंबर का साइन क्या माना जाता है, प्लस। ऑपरेशन कौन सा होगा, माइनस, तो रिजल्ट आ जाएगा 5। तो इस तरह से अगर हम साइन की बात करें, तो हम फिलहाल साइन को पढ़ रहे हैं। तो साइन में माइनस और प्लस दो ही साइन है जो आप बता सकते हैं। प्लस साइन बताएंगे तो आउटपुट में प्लस साइन प्रिंट आपका नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम साइन ऑपरेटर के नाम से भी जान सकते हैं। अब आता है इसी में डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर का यूज कब करते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा a = 5। अब ए मेरा यूज हो रहा है, प्रोग्राम में यूज कर, मैं चाहता हूं ए वेरिएबल डिलीट हो जाए, आगे का प्रोग्राम चले लेकिन ए खत्म हो जाए मेमोरी से, हम नहीं चाहते ए आगे एग्जिस्ट करे। तो किसी भी वेरिएबल को किसी भी पॉइंट पर अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो डेल ऑपरेटर से आप ऐसा कर सकते हैं। डेल और उसके आगे उस वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल को आप डिलीट करना चाहते हैं, खत्म। ये यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि डेल को अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड चाहिए, एक बार में एक ऑपरेंड को डिलीट कर देगा। अब अगर मैं इसके आगे ए का यूज करता हूं, तो मना कर देगा, ए है ही नहीं, खत्म हो गया है, या ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो आपने क्या कर दिया, उससे पहले ही डिलीट कर दिया। तो इस तरह से डेल ऑपरेटर का यूज करके किसी भी वेरिएबल को हम पाइथन से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, बट मेमोरी कंजप्शन बचाने के लिए, जब प्रोग्राम बहुत बड़ा चल रहा है,
और आपने कुछ वेरिएबल इनिशियली बनाए। अब जैसे एक ही प्रोग्राम में आपने रेडियस निकाली, सर्कल का एरिया निकाला, फिर आपने उसी में रेक्टेंगल का निकाल लिया, उसी में सारे निकाल लिए, अब आगे उनकी जरूरत ही नहीं है। तो उनकी वेरिएबल को फ्री करते रहो मेमोरी से, ताकि आगे प्रोग्राम चले तो उन्हीं मेमोरी का यूज करता रहे अपना। वरना एक टाइम ऐसा आ सकता है आउट ऑफ एरर देके प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो मेमोरी कंजप्शन को मैनेज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। डेल ऑपरेटर यूज करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो डेल ऑपरेटर है ये वैल्यू के साथ यूज नहीं हो सकता, सिर्फ वेरिएबल के साथ यूज होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेमोरी में 5 है कहीं वहां से हटा दो, एरर आ जाएगी। कैन नॉट डिलीट लिटरल। लिटरल वैल्यू एक ही बात होती है ना, सिनोनिम्स है। चाहे लिटरल शब्द बोलो चाहे वैल्यू शब्द, तो ये आपकी एरर आ जाएगी, ये आपका नहीं चलेगा। ऑपरेटर की लिस्ट में एक रह गया मेंबरशिप ऑपरेटर, एक रह गया आइडेंटिटी ऑपरेटर, एक रह गया आपका टर्नरी ऑपरेटर, और एक रह गया आपका बिटवाइज ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर को हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए पहले कुछ और टॉपिक्स हमें पहले करने होंगे, तब जाके उसको पढ़ पाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर पढ़ने के लिए भी हमें एक और टॉपिक पे डिपेंडेंसी है जिसका नाम है इफ एल्स कंडीशन। जब हम इफ एल्स कंडीशन पढ़ लेंगे उसके जस्ट बाद हम टर्नरी ऑपरेटर को पढ़ सकते हैं, उससे पहले उसे हम नहीं पढ़ सकते। अभी सिर्फ जो रह जाता है जो हम पढ़ सकते हैं एट प्रेजेंट बिना किसी डिपेंडेंसी के, वो है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी हमारा टाइम इतना नहीं है कि बिटवाइज ऑपरेटर को पूरा आपको समझा पाऊंगा, तो आज इतने ही रखेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।